देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसको हम कोपरा भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, मतलब ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्पज़ क्या है, भाई क्यों बना है कोपरा, कोई ना कोई कारण होता है ना किसी एक्ट के बनने का। तो पर्पज़ क्या है, एम क्या करेगा कोपरा, काम क्या है इसका। फिर राइट ऑफ पेशेंट, क्या क्या पेशेंट के राइट होते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिटेशन मतलब अगर किसी को अपनी फ़ाइल दर्ज करानी है ना, जैसे कि केस करवाना है, तो कितना टाइम है उसके पास कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपना क्लेम कर सकता है। फिर उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी में क्या है कि अब इसके लिए कोई एजेंसीज तो काम करेंगी ही, है ना। जैसे कि कोर्ट में या कहीं पे भी एजेंसीज होती है, वही तो पूरी चीज़ों को करवाती है, कंडक्ट कराती है। लिमिट ऑफ कंपनसेशन बाय कंज्यूमर कोर्ट। अब देखो इसमें अगर किसी ने क्लेम किया, जैसे पैसे के लिए किसी ने क्लेम किया, तो भाई कोई लिमिट होगी कि कितना करना है, कहीं 1 करोड़ ना कर दे, तो ये उसमें पढ़ेंगे। फिर एडवांटेज क्या है कोपरा का, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है कोपरा का नर्सिंग में, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो फिर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1986 में, ठीक है। और फोर्स में कब आया था, 1987, मतलब 1 साल बाद। अंडर दिस एक्ट द स्टेटस ऑफ पेशेंट। अच्छा ये क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम ऐसे भी सोच सकते हैं भाई वो तो कंज्यूमर के लिए है ना, तो पेशेंट कहाँ से आ गया कस्टमर के लिए जब। तो देखो जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, हॉस्पिटल में पे करता है ना वो, तो अगर वो पे कर रहा है तो इसका मतलब कि वो कंज्यूमर है, ठीक है। वो अपनी सर्विसेज के लिए क्या करता है, पे करता है, जो पेशेंट होता है, तो इसीलिए उसको हम एज ए कंज्यूमर मानते हैं। तो फिर इसमें क्या है कि अगर देखो कोई रिलेटिव है या कोई पेशेंट है, अगर उसे लग रहा है कि मैं इस कारण से सफ़र कर रहा हूँ या इस कारण से पेशेंट की डेथ हो गई है कि जो हेल्थ पर्सनल्स हैं या जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा था उसके नेग्लिजेंस या उसकी माल प्रैक्टिस की वजह से डेथ हो गई है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत या फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस क्या है, दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अभी इसमें अब देखो जो ये काउंसिल होता है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर जो काउंसिल है मेडिकल काउंसिल, वो क्या करेगा, जो भी हेल्थ पर्सनल थे, है ना जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्या है कि अगर उन्होंने माल नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस किया, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को कुछ हार्म हो गया, तो ये काउंसिल क्या करेगी, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकती है। क्या कर सकती है, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकती है। लेकिन जो जिसने ये माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस किया है उसको वो पनिश नहीं कर सकती, मतलब सज़ा नहीं दे सकती। इसीलिए कभी हमने नहीं सुना है ना कि कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर जेल चला गया, ऐसा तो हम नहीं सुनते, जबकि कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते, क्योंकि ये जो कोर्ट है या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ये पनिश नहीं करती है। रजिस्ट्रेशन को या तो टेम्परेरली क्या करेगी, कैंसिल कर देगी या फिर परमानेंटली कैंसिल कर देती है, ठीक है। उसके बाद अगर अब देखो, अगर मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, मतलब सरकारी संस्था में लिए। तो सबसे पहले तो ये लाइन देखो, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है ये सरकारी संस्थाओं के ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखो अगर कोई इंसान, कोई पीपल, कोई पर्सन क्या कर रहा है, कहीं ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट करा रहा है जो कि कैसा हॉस्पिटल है, सरकारी है, तो वहाँ पे वो कंज्यूमर कोर्ट के तहत केस दर्ज नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि देखो जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ये पैसा कमाने के लिए तो होते नहीं हैं, ये किस लिए होते हैं, वेलफेयर के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं, वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के लिए। तो ये सरकार क्या करती है, कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। और ये प्रॉफिट के लिए थोड़े ना होता है, नॉट मीन्ड फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, ये वेलफेयर के लिए होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर वहाँ पे क्या है कि अब जो डॉक्टर है, जो नर्स है, वो माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस कर रही है, अगर है ना कर रहा है,
तो फिर भाई गलत तो ये भी है ना। तो वो क्या कर सकता है, तब उसको अगर क्लेम करना है तो वो कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा। तो फिर वो कंज्यूमर कोर्ट एक्ट में फाइल दर्ज नहीं करवाएगा, कहाँ करवाएगा, सिविल कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोपरा का पर्पज देखेंगे, ठीक है। पर्पज में क्या पर्पज होता है इसका। जो कोपरा है वो कंज्यूमर के राइट्स, मतलब उसके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनके अधिकार को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, और जो कंज्यूमर है उसको एजुकेट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पर्पज हो गया। फिर हम पढ़ेंगे एम क्या है ना। इसके भाई उद्देश्य क्या क्या चीज़ें हैं। तो उद्देश्य इसके प्रोवाइड करता है ये बेटर प्रोटेक्शन टू दी इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर है उसको क्या करेगा, उसके जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। इट इज़ सेफ गार्ड ऑफ, ये कंज्यूमर के जो अधिकार हैं, ठीक है, जो राइट्स हैं उनको भी क्या करेगा, सुरक्षित करके रखेगा। और ये क्या करता है, कंज्यूमर काउंसिल अथॉरिटी प्रोवाइड, अच्छा इसमें क्या है, स्पीडी एंड चीप रेमेडी टू कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी सुनवाई होगी ये बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर का जो भी क्लेम है या जो भी डिसीजन है, रिजल्ट है, ये बहुत इसमें जल्दी हो जाता है, मतलब स्पीडी काम होता है, ठीक है। फिर अब देखो राइट ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के क्या क्या अधिकार होते हैं। राइट टू गेट कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल केयर। अब जो पेशेंट है उसका ये अधिकार होता है कि उसको कैसी केयर मिले, रिस्पेक्टफुल, और उसको कंसिडरेट किया जाए। ऐसा नहीं कि पेशेंट मतलब एक इंसान की तरह ही उसको कंसिडरेट करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीमार है, या जैसे मान लो कि कोई HIV पॉजिटिव आ गया है ना, तो उसको इस तरह से नहीं ट्रीट करना है जानवरों की तरह कि वो HIV पॉजिटिव है, उसको भी इंसान की तरह ही ट्रीट करना है। और जो चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, उसकी हमको क्या करनी है, रिस्पेक्टफुल केयर करनी है, मतलब आदर के साथ उसकी हमको केयर करनी है, ठीक है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो पेशेंट होगा उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी उसके साथ किया जा रहा है, चाहे वो दवा चल रही है, चाहे कोई सर्जरी हो रही है, कोई भी चीज़, उसको सब कुछ जानने का अधिकार है, ठीक है। फिर राइट टू प्राइवेसी, उसको प्राइवेसी का भी अधिकार है, जैसे कैथेटर पड़ रहा है तो प्रॉपर प्राइवेसी वहाँ पे होनी चाहिए। फिर गिव टू इन्फॉर्म कंसेंट, जो अगर मान लो किसी की सर्जरी हो रही है या ट्रीटमेंट हो रहा है तो जो कंसेंट होगा, ऐसे नहीं कि उसको बिना बताए बोल दिया यहाँ पे आप साइन कर दो, ऐसे नहीं, उसको इन्फॉर्म करना है कि जो है इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कंसेंट। और कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कई बार है कि मतलब जो भी पेशेंट है, पेशेंट के डेटा इधर उधर हमें लीक नहीं करने हैं, और उसकी बातों को भी, जैसे HIV पॉजिटिव है या साइकेट्रिक में देखा होगा ज़्यादातर, तो ये सब जो बातें हैं ये हम सिर्फ अपने कोऑर्डिनेटर टीम को बता सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। वो भी ट्रीटमेंट पर्पस से ही हम अपने टीम को बताएंगे। फिर सेफ्टी का ध्यान रखना है, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल जैसे किसी को सीजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें साइड रेल बेड के अप करके रखने हैं, इंजरी से प्रिवेंट करना है, मतलब उसकी पूरी सेफ्टी का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई होश में नहीं है या सीजर आ रहा है, झटका आ रहा है, तो ऐसे नहीं कि गिर गया तो कोई बात नहीं, बाद में हमने बोल दिया अरे इसको झटका रहा था इसलिए गिर गया, नहीं, हमको ही उसकी सुरक्षा का, सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्टेन रीजनेबल केयर एंड ट्रीटमेंट, उसको ऐसी केयर दो भाई जो रीजनेबल हो, ठीक है, ऐसा ही ट्रीटमेंट उसको मिलेगा। और उसके बाद जितनी भी मेडिकल जो भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड हैं उसकी कॉपी भी उसके पास होनी चाहिए, वो मांग सकता है, ठीक है, ये भी उसका अधिकार है। नो टू वेदर पेशेंट पार्ट, अगर पेशेंट देखो पेशेंट किसी क्लिनिकल रिसर्च का या किसी ट्रायल का पार्ट बनता है तो फिर उसको इस बात का अच्छे से कंसेंट लेंगे, मतलब उसको इसकी बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिना उसको बताए हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर ट्रीटमेंट की जितनी भी डिटेल है ये वही चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, जितना भी डिटेल है वो ट्रीटमेंट का पेशेंट को पता होना चाहिए। ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन भी वो ऑब्टेन कर सकता है, जैसे मान लो कई बार क्या है, हमको ये डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे इनके बारे में पता चला, तो वो अपने ओपिनियन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है कि मुझे आपसे नहीं, मुझे उनसे ट्रीटमेंट कराना है, तो हम उसको ऐसा कुछ मतलब डांटेंगे नहीं या कुछ ऐसा नहीं कह सकते, उसे जिससे कराना है ये उसका अधिकार है, ठीक है।
चूज़ ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी उसका अधिकार है कि वो कौन से ट्रीटमेंट को ले सकता है। जैसे मान लो कि उसे सर्जरी नहीं करानी है तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे देखो कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं कि मैं एलोपैथी नहीं खाऊंगा, मैं आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ खाऊंगा या होम्योपैथिक ही खाऊंगा, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, उसे काउंसिल कर सकते हैं कि भाई मतलब जो कंडीशन है वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, प्रोग्नोसिस में प्रॉब्लम होगी, ये समझा काउंसिल कर सकते हैं, बट हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। फिर ये जो एक्ट है इसका टाइम लिमिट क्या है कि कब तक हम इसमें करा सकते हैं। तो देखो इसमें जो प्रोवाइड कंज्यूमर ए फॉरम फॉर स्पीडी रीडर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। जो केस की सुनवाई है वो बहुत जल्दी आ जाती है। और फिर लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम पे हम क्लेम कर रहे हैं तो हमको 3 महीने के अंदर डिसीजन ले लेना है कि 3 महीने के अंदर जो भी भाई आपको क्लेम करना है, डिसीजन लेना है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट फॉरम पे हम कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते। फिर उसके बाद आता है हमने क्या पढ़ लिया, टाइम लिमिटेशन ऑफ एक्ट। अगला हमारा हेडिंग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, फिर इसमें है कि 3 लेवल सिस्टम, मतलब 3 टायर सिस्टम होता है इसमें, 3 लेवल सिस्टम होता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में देखो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में डिस्ट्रिक्ट फॉरम को स्थापित करके रखते हैं, इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में सबसे पहले होता है एक क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट होता है यहाँ पे, और 2 अदर पर्सन होते हैं। 2 अदर पर्सन में एक पर्सन लेडी होनी चाहिए, मतलब फीमेल होनी चाहिए, और सोशल वर्कर होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक और पर्सन होगा, और जो लेडी है और जो पर्सन है उसको नॉलेज होनी चाहिए किस बात की, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स और अकाउंटिंग, ये सारी नॉलेज इन दोनों पर्सन्स को होनी ही चाहिए। अगला है हमारा स्टेट कमीशन। स्टेट, अभी तक हमने कितने डिस्ट्रिक्ट फॉरम पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 3 मेंबर थे, अब 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर है। 4 मेंबर में सबसे पहला फिर से वही जज होगा, लेकिन हाई कोर्ट का होगा, ठीक है। और फिर 3 पर्सन होंगे। 3 पर्सन में एक पर्सन जो होगा वो फीमेल मेंबर होगी और सोशल वर्कर होगी, ठीक है, और 2 पर्सन अदर होंगे, ठीक है। अब जो फीमेल है और जो ये पर्सन है, इन लोगों को नॉलेज किसकी होनी चाहिए, फिर से वही लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर, इंडस्ट्री, अकाउंटिंग, इन सब की नॉलेज इनको होनी चाहिए। फिर अगला है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में 5 मेंबर होते हैं। अभी तक हमने 4 मेंबर पढ़ा है ना, अब कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर। इसमें एक जज होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब सिटिंग ऑफ फॉर्मर ऑफ जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज। अभी हाई कोर्ट का जज था प्रेसिडेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। और अदर 4 पर्सन होंगे सेम इसमें भी, कि इसमें भी एक कौन होगा, एक लेडी होगी जो कि सोशल वर्कर होगी, और 3 पर्सन होंगे और उनको वही लॉ, अकाउंटिंग, कॉमर्स एक्सेट्रा की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर है लिमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन बाय कंज्यूमर कोर्ट। लिमिट क्या क्या है भाई, कितने तक तुम क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमने कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम किया तो सिर्फ 5 लाख तक का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। अगर स्टेट कमीशन में गए तो फिर 20 लाख से कम का ही हो सकता है। नेशनल पे 20 लाख से 1 करोड़ तक का हो सकता है, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद है एडवांटेज क्या क्या हैं कोपरा के। तो देखो इसमें एडवांटेज कोपरा का है, क्यों बनाया गया, क्योंकि हेल्थ पर्सनल आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। अब जो हेल्थ पर्सनल है वहाँ पे, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, वो उसने जो काम किया है, जो एक्शन लिया है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो अपने काम को ध्यान से लेगा। जैसे ओमिशन, तो माल प्रैक्टिसेस, नेग्लिजेंस को वो नहीं करेगा, ठीक है। कमीशन, जैसे एक्स्ट्रा पे चार्ज करते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा, एडवांटेज यही है कि इसके तहत फिर कोई क्लेम करेगा तो उनका जो डिग्री है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो रद्द किया जा सकता है। तो इस बात का तो डर रहेगा ना, तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। स्पीडी जस्टिस होगा कंज्यूमर का, वो वही बात है, बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब जो पेशेंट है या कंज्यूमर है वो परेशान नहीं होगा इतना।
डिसीजन आर मेड ऑन दी, अच्छा डिसीजन किसी के कहने पे नहीं सुना जाएगा। डिसीजन जैसे हमारा कानून होता है, न्याय कानून होती है, न्याय व्यवस्था होती है, उसी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। और फेयरनेस होगा, किसी ऐसा नहीं है कि मतलब डॉक्टर पढ़ा लिखा है तो डॉक्टर के ही उसमें चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जो सही होगा उसी के पक्ष में जाएगा। फिर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, ये भी इसकी वजह से होता है। रीजनेबल चार्ज प्रोवाइड, मतलब कंज्यूमर जो होगा वो एक्स्ट्रा पे नहीं चार्ज करना पड़ेगा। और बेटर परफॉर्मेंस होगी हेल्थ केयर वर्कर्स की, क्योंकि वो माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, इन सब चीज़ों से बचेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होता है कोपरा का। अब देखो, अगर नर्स को नॉलेज है कोपरा की तो वो किस चीज़ से बचेगी, माल प्रैक्टिस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होगा, एक नर्स बचेगी। और अगर उसको इस बात की नॉलेज है ना, तो फिर क्या है, वो अपने पीयर ग्रुप को भी एजुकेट कर सकती है और पेशेंट को भी कर सकती है। और उसको पता होगा कि पेशेंट के क्या क्या अधिकार भी हैं, है ना। तो अगर पेशेंट कहता है कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जैसे मान लो कि उसने कॉपीज़ मांग ली रिकॉर्ड की, तो ये सब उसका अधिकार है, उसको पता होगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग, इसको लिख लेना। इतना 5 नंबर में इतना एनफ है, मतलब ये हेडिंग